दर्शकों, हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड बेहतरीन कार्य कर रहा है, जहां रोजगार के सुअवसर सृजित हो सके। इसी कड़ी में कार्यक्रम जनवाणी में एक खास विषय के साथ उपस्थित हो गए हैं हम। नमस्कार, डीडी हिमाचल के सभी दर्शकों का कर रहे हैं बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं उर्मिला शर्मा। कार्यक्रम जनवाणी में आपका स्वागत है और कार्यक्रम जनवाणी में हमारा आज का विषय है खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग द्वारा सुअवसरों की उपलब्धता। जी हाँ, सुअवसरों की उपलब्धता, जहां स्वरोजगार उपलब्ध हो सके। खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा स्वरोजगार कैसे उपलब्ध हो सके, इसी कड़ी में हमारे साथ इस पूरे विषय को विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशेष अतिथि भी मौजूद हैं। विशेष अतिथि के तौर पर हमारे साथ संजीव जस्टा जी हैं। ये AOD कम स्टेट नोडल ऑफिसर है हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग में। संजीव जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप इसमें सीधे जुड़कर संवाद स्थापित कर सकते हैं। हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम का फोन नंबर है 28000177 और 28000178। जी हाँ, आप इस कार्यक्रम में लाइव फोन इन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। संजीव जी, खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग बेहतरीन कार्य कर रहा है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। हिमाचल प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं। सबसे पहला है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म इकाइयों के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करना है। ये उनका सामाजिक उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त दूसरा उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य है। बिक्री योग्य खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों को उत्पन्न करना, पैदा करना, ये उनका आर्थिक उद्देश्य है। तीसरा जो व्यापक उद्देश्य है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जनता में आत्मनिर्भरता तथा दृढ़ ग्राम स्वराज की भावना पैदा करना है। ये व्यापक उद्देश्य है। ये 3 मुख्य उद्देश्य है हिमाचल प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के। सर, क्रियाकलापों की बात करना चाहेंगे, योजनाओं की बात भी करना चाहेंगे। सबसे पहले क्रियाकलापों में आए, बोर्ड किस तरीके के क्रियाकलाप करके जो है रोजगार के अवसर सृजित कर रहा है? जैसा कि हमारे उद्देश्य से ही पता लगता है कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना है। तो इसी के अंतर्गत हम ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को, कारीगरों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करवाने का कार्यान्वित करते हैं। इसके साथ साथ हम दूर दराज जनजातीय क्षेत्रों में वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए उन पंचायत केंद्रों की व्यवस्था सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं। तो ये हमारे मुख्यतः जो क्रियाकलाप है वो किए जा रहे हैं। वर्तमान की योजनाओं की भी बात करना चाहेंगे। वर्तमान में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चल रही है जिससे हर वर्ग लाभान्वित हो सके? वर्तमान में हिमाचल प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहा है प्रदेश में। यह केंद्र सरकार की योजना है, परंतु इसे प्रदेश में 3 अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः हिमाचल प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, खादी ग्राम उद्योग आयोग व जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से इसका सृजन प्रदेश में किया जा रहा है। सर जी, देखिए, स्वरोजगार के लिए ऋण एक धनराशि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऋण किस तरीके से कोई भी वर्ग बोर्ड द्वारा ले सकता है, ऋण की जो क्राइटेरिया है वो क्या है, ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों को साझा करें। इस योजना के तहत यदि मैं कहूँ कि पात्रता की क्या योग्यता है, इसमें कोई भी बेरोजगार युवा जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वो इसके लिए पात्र है। वो 2 क्षेत्र है इसमें जिसके लिए वो आवेदन कर सकता है। एक विनिर्माण क्षेत्र और एक सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख तक के ऋण के लिए वो आवेदन कर सकता है, जबकि सेवा क्षेत्र में 20 लाख तक के लिए आवेदन किया जा सकता है। महिलाओं के लिए या फिर विशेष तबके के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए ऋण में क्या सहूलियतें हैं? इसमें विशेषकर महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए विशेष उपदान 10% अधिक दिया जाता है, जो सामान्य वर्ग के उद्यमियों को दिया जाता है। तो इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो उपदान की राशि है वो 15, 25 और 35% है। यदि मैं कोई भी उद्यमी या कोई बेरोजगार युवा युवती इकाई स्थापित करना चाहता है, यदि वो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में आता है,
तो उन्हें सामान्य वर्ग के लिए 15%, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लिए 25% अनुदान की राशि की सहायता है। इसी प्रकार यदि कोई उद्यमी ग्रामीण क्षेत्र में इसी प्रकार की इकाई स्थापित करना चाहता है तो उसमें सामान्य वर्ग के लिए 25%, महिलाओं और विशेष वर्ग के लिए 35% का अनुदान दिया जा रहा है। जी संजीव जी, ये भी जानना चाहेंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? यदि आप परियोजना लागत की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, इसमें मुख्यतः क्योंकि आप देखते हैं कि किसी भी प्रकार की इकाई स्थापित करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसमें सबसे पहले वहाँ एक वर्कशेड होना चाहिए, लैंड होनी चाहिए। लैंड कईयों के पास अपनी होती है कि अपनी या किराए पे भी ली जा सकती है, तो एक वर्कशेड, अगर उसके लिए जो खर्चा आएगा उसको बनाने के लिए प्लांट एंड मशीनरी उपकरण जो खरीदे जाने हैं उस इकाई को चलाने के लिए, और इसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल है जिसके माध्यम से वो प्रोडक्ट तैयार होगा, इन तीनों को मिला के परियोजना लागत तैयार की जा सकती है। और किस तरीके से आवेदन कर सकता है कोई भी इस बोर्ड में ये सारी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि आजकल डिजिटाइजेशन के प्रदेश और केंद्र सरकार की दोनों की प्राथमिकता है कि जो भी योजनाएं हैं वो डिजिटली की हो जाए, ऑनलाइन हो जाए। इसमें भी वर्ष 2017 के बाद इसे भी ऑनलाइन कर दिया गया है। आवेदन को कहीं भी अपने घर बैठे ही वो आवेदन कर सकता है। एक पेज का सिंपल फॉर्म एप्लीकेशन होती है, आवेदन होता है, जिसमें मुख्यतः उनसे आधार से लिंक किया गया है इसको, जिसमें उनसे बेसिक जानकारी पूछी जाती है, उनकी शैक्षणिक योग्यता, वो बेरोजगार है, आयु और उनका आधार नंबर क्या है, बैंक डिटेल पूछी जाती है, किस बैंक में वो आवेदन करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट की टेंटेटिव कॉस्ट क्या चाहते हैं वो, और इसके साथ साथ 3 या 4 जो 5 मुख्यतः दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं, जिसमें उनका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, यदि इकाई ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जानी है तो उसके लिए ग्रामीण क्षेत्र का प्रमाण पत्र जो कि पंचायतों के माध्यम से या पंचायत सेक्रेटरी प्रधान आदि जारी कर सकते हैं, और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है जिसमें मैंने अभी आपने पूरी की परियोजना लागत में क्या, जिसमें यह दर्शाया जाता है कि इनमें वर्कशेड के लिए कितना पैसे की आवश्यकता है, मशीनरी उपकरण खरीदने के लिए कितनी आवश्यकता है, और क्या रॉ मटेरियल खरीदने के लिए या कच्चा माल खरीदने के लिए कितनी आवश्यकता है, तो उसमें डिटेल प्रोजेक्शन शो की जाती है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड की जाती है इसमें। तो जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड कर दी जाती है, आवेदन हमारे पास किसी भी 3 अभिकरणों के पास अप्लाई कर सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड या जिला उद्योग केंद्रों के पास चली जाती है वो आवेदन। जब जैसे ही आवेदन आ जाता है तो 2 दिन के अंदर वो अभिकरण संस्था है जिनमें खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, KVIC और DIC, वो उनसे संपर्क कर लेते हैं आवेदक से, टेलीफोन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से उस एप्लीकेशन की स्क्रूटनी की जाती है, क्या ये आवेदन सही तरह से भरा गया है, इसमें किसी तरह की त्रुटि तो नहीं है। यदि उसमें किसी तरह की त्रुटि पाई जाती है तो आवेदन से संपर्क किया जाता है मोबाइल के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से कि आप इसमें ये दस्तावेज दिए जाए हमें और ये बताया जाए, जिसको उस त्रुटि को एडिट किया जाता है उस एजेंसी द्वारा। तब उस एप्लीकेशन को जब वो बिल्कुल तैयार प्रॉपर पाई जाती है तब उसे बैंक को फॉरवर्ड किया जाता है स्वीकृत करने के लिए। तो बहुत ही सरल प्रक्रिया है, कोई ऐसी जटिल प्रक्रिया नहीं है, जो घर बैठे या किसी अपने स्थानीय स्तर पे लोगों के साथ संपर्क करके साइबर कैफ़े में जाके अप्लाई कर सकते हैं। जी संजीव जी, आवेदन के बाद की जो प्रक्रिया है वो कैसी रहती है? प्रशिक्षण किस तरीके का रहता है? क्या प्रशिक्षण रहता है? बिल्कुल, इसमें प्रशिक्षण भी दिया जाता है, लेकिन प्रशिक्षण से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आवेदक का आवेदन हमें प्राप्त होता है और वो सही पाया जाता है, यदि उसमें त्रुटियों से भी ठीक किया जा सकता है, उसके द्वारा जो उन्होंने चयनित बैंक अपने स्थानीय स्तर पे चयनित किया कि मेरा आवेदन इस बैंक को स्वीकृत करने के लिए भेजा जाए, तो वो आवेदन ऑनलाइन ही आवेदन वहाँ चला जाता है बैंक को। बैंक उस आवेदन को स्क्रूटनाइज करता है, क्या ये आवेदन वायबल है, टेक्निकली फिजिबल है, क्या ये चल सकता है, जिसमें वो आवेदक से भी संपर्क करते बैंक प्रबंधक के द्वारा। तो उसे जब स्वीकृत किया जाता है उसके बाद प्रशिक्षण का कार्य शुरू होता है। उसमें 5 लाख तक की परियोजना में 5 दिन का प्रशिक्षण का निःशुल्क है वो भी, और 5 लाख से ऊपर की परियोजनाओं में 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें एक ऐप है, उद्यमी ऐप के माध्यम से वो ले सकता है। उसे भी कहीं किसी प्रशिक्षण केंद्र में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने मोबाइल से। यदि कोई उद्यमी ऐसा है कि वो चाहता है कि मैं नहीं कर पाता हूँ या मोबाइल फैसिलिटीज़ नहीं या नेटवर्क
कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत आती है या मुश्किल होती है, तो वो स्थानीय स्तर पे ही किसी साइबर कैफ़े में भी कर सकता है, या फिर उसके अगर वो ऑफलाइन करना चाहता है तो उसका भी प्रबंध किया जाता है। तो यूको आरसेटीज़ हर जिले में खोले गए हैं बैंकों के माध्यम से, तो उन आरसेटीज़ में उनकी ट्रेनिंग की जाती है 10 दिन या 5 दिन की। वाह, बहुत ही उम्दा कार्य बोर्ड द्वारा किए जा रहे हैं। ऋण के लिए सिक्योरिटी का भी एक जांचना बहुत ज़रूरी मापदंड है। देखिए, प्रश्न हमारे दर्शकों के भी मन में उठ रहे होंगे, तो सिक्योरिटी किस तरीके से रहती है? ऋण अप्लाई कर रहे हैं, सिक्योरिटी का क्या मापदंड रहेगा? इसमें जब भी आवेदन करता है तो उसमें एक नीचे लिखा जाता है कि भाई आप सिक्योरिटी उपलब्ध करवा सकते या नहीं करवा सकते, लेकिन इसमें केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें सिडबी ने एक कोष गठित किया गया है जिसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम कहा जा सकता है, उसमें उसके तहत किसी भी तरह की कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें जो पात्र बैंक है वो सारे ही नेशनलाइज बैंक है, इसमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इसके मेंबर नहीं है। तो वहाँ उनको छोड़ के बाकी सारे बैंकों में यदि उद्यमी चाहे कि मैंने किसी तरह की कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी है, तो वो क्रेडिट गारंटी योजना के तहत अपने आवेदन को स्वीकृत करवा सकता है। जी, क्रेडिट गारंटी योजनाओं को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना हो तो इसमें कम इन्वेस्टमेंट का हिसाब किस तरीके से रहेगा? इसमें जैसे कोई भी आवेदक है कि 1 करोड़ तक के क्रेडिट गारंटी योजनाओं का लाभ ले सकता है, लेकिन हमारी योजना में 50 लाख तक की ही पात्रता है। तो उसमें जो भी नेशनलाइज बैंक है, जैसे आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूको बैंक है, नेशनलाइज बैंक जो भी है, उनके पास आवेदन करते समय वो बता सकता है कि मेरी जो परियोजना है, जो मैंने आपको आवेदन दिया है, परियोजना रिपोर्ट भी सबमिट की है, तो इस परियोजना को क्रेडिट गारंटी योजना के तहत स्वीकृत किया जाए। तो उसमें क्या है कि किसी भी तरह के उनको ज़मीन के कागजात या कोई और किसी तरह की सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होती है। जब बैंक उसके तहत उस परियोजना को स्वीकृत करेगा तो उसमें कोई एक नॉमिनल चार्ज करता है बैंक आवेदक से, आवेदन जब वो उसमें 1% या 0.5% या 1.5% हर बैंकों का अलग अलग है, तो उसके अंतर्गत उस योजनाओं को स्वीकृत किया जा सकता है। दर्शकों, आज का विषय जनवाणी में खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा स्वरोजगार के अवसरों की बात हो रही है। आप भी कार्यक्रम में लाइव फोन इन माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम ये रहता है और संजीव जस्टा जी हम आज कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। स्वरोजगारों के अवसरों की बात हो रही है। बोर्ड लगातार गत 50 वर्षों से स्वरोजगार के जो अवसर है वो उपलब्ध करवा रहा है। संजीव जस्टा जी, ऋण के बाद की जो प्रक्रिया है, क्रियान्वय हो रहा है, ऋण वापसी की क्या प्रक्रिया है? इसमें ऋण वापसी के लिए 5 से 7 वर्ष का प्रावधान किया गया है कि उद्यमी चाहे तो उनका जो रीपेमेंट शेड्यूल बनता है बैंकों द्वारा जो स्वीकृत किया जाता है ऋण, उसमें मैक्सिमम 7 वर्ष है या कम से कम 5 वर्ष तक का रीपेमेंट शेड्यूल तैयार किया जा सकता है। इसके साथ साथ यदि उद्यमी का कारोबार अच्छा चल रहा है तो वो 3 वर्ष के बाद कभी भी अपने ऋण की वापस कर सकता है, क्योंकि जो अनुदान राशि हमारे द्वारा दी जाती है उसका लॉक इन पीरियड 3 वर्ष है। जैसे ही हमें बैंक द्वारा वो ऋण आवेदक का स्वीकृत किया जाता है और आवेदन द्वारा प्रशिक्षण भी लिया जाता है, ईडीपी जो ट्रेनिंग हम कहते हैं जिसे, कि वो 5 दिन की या 10 दिन की पूरी की जाती है। उसके बाद सब्सिडी क्लेम करते हैं बैंकों के द्वारा सब्सिडी क्लेम की जाती है, वो भी ऑनलाइन होती है, वो भी ऑनलाइन ही होती है। उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं है। उसमें अकाउंट स्टेटमेंट, ईडीपी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ये अपलोड करना है और एक साइन बोर्ड, जिसके लिए उसने लोन लिया कि अपना साइन बोर्ड लगाना है। ये 3 प्रक्रियाएँ दस्तावेज जो बैंकों द्वारा उद्यमी से लेके अपलोड करने होते हैं। और यदि क्लेम बिल्कुल सही पाया गया खादी और ग्रामोद्योग आयोग बोर्ड द्वारा, तो 24 घंटे के अंदर उस आवेदक की जो सब्सिडी है उस फाइनेंसिंग बैंक में पहुंच जाती है ऑनलाइन। जी, सक्सेस स्टोरीज को भी हम जानना चाहेंगे। अब तक कितने जो लाभार्थियों ने इसका लाभ उठाया है, थोड़ा इस ओर भी, ताकि हमारे दर्शकों का ध्यान इस ओर जाए और वो भी बोर्ड द्वारा इतने उम्दा प्रयास किए जा रहे हैं वो भी इसका लाभ उठा सके।
बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ हैं मैडम जी। मैं आपको इसके बारे में डिटेल तो अभी चर्चा नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो भी उद्यमी हैं, आप देखेंगे कि भाई हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है और काफ़ी समय यहाँ सर्दी का मौसम रहता है, तो उन्हीं परिधानों से संबंधित बहुत सी इकाइयाँ हैं और बहुत से उद्यमी हैं जो सक्सेसफुली अपनी इकाइयों को रन कर रहे हैं। हिमाचल कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल, टोपी, मफलर के लिए बहुत प्रदेश में, देश और प्रदेश में ही नहीं, पूरे विश्व में माना जाता है। तो इस तरह की इकाइयां जो स्थापित की गई है उद्यमी द्वारा, वो काफ़ी बहुत सक्सेसफुली रन कर रही है। इसके अतिरिक्त फूड बेस्ड प्रोसेसिंग महिलाएं काफ़ी आगे आ रही है। ब्यूटी पार्लर के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, इकाइयां स्थापित हो रही है जो स्थानीय स्तर पर ही अपने घरों का काम करने के साथ साथ अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं। तो बहुत से छोटे छोटे क्षेत्र इकाइयां जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जा रही है, जिनके माध्यम से वो अपनी आर्थिकी और सामाजिकी क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत से सक्सेस स्टोरीज है इसके माध्यम से हमने इस योजना के तहत कार्यान्वित की है। बोर्ड और किस तरीके से प्रयास कर रहा है, सेवाएं कर रहा है? हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है, दूर दराज के क्षेत्रों से भरा हुआ है, सामान्य वर्ग जिनके मन में इच्छा हो रही है स्वरोजगार की, तो बोर्ड द्वारा अन्य सेवाएं किस तरीके से की जा रही है? हिमाचल प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के हर जिले में कार्यालय स्थापित हैं। लाहौल स्पीति को छोड़कर अभी, क्योंकि उसमें कुल्लू और मंडी से काजा के वाला हमें जो क्षेत्र है वो किन्नौर से देखा जा रहा है, और जो उदयपुर वाला एरिया है, लाहौल वाला एरिया, वो कुल्लू से उसका हम कार्यक्रम देखभाल कर रहे हैं। बाकी हर जिलों में हमारे कार्यालय हैं। स्थानीय स्तर पर जो भी लोग अपना कार्यालय, जो भी उद्यमी अपना रोजगार के लिए या स्वरोजगार के लिए इकाई स्थापित करना चाहता है, वो ऑनलाइन आवेदन करता है। तो वो हमारे टेलीफोन के माध्यम से भी, अब मोबाइल के माध्यम से भी संपर्क कर सकता है। एक तो वो रोजगार के कार्य जो इकाइयां स्थापित करना चाहता है, तो उसके लिए संपर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त दूर दराज और जनजातीय क्षेत्रों में हमने भेड़ पालकों की सुविधा के लिए ऊन पिंजाई केंद्र और एक फिनिशिंग प्लांट की जो ऊनी परिधान है, जब वो तैयार किए जाते हैं, जैसे शॉल तैयार कर दिया गया, तो उसको उसकी ड्राई क्लीनिंग करने, प्रेस करना है, उसे वॉशिंग करने के लिए एक फिनिशिंग प्लांट भी रिकांगपिओ में स्थापित किया गया। इसी के अंतर्गत हमने लगभग 13 कार्डिंग प्लांट, ऊन पिंजाई केंद्र स्थापित किए हैं। जनजातीय क्षेत्र जैसे किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, आपके चंबा में भरमौर, पांगी एरिया है, इन क्षेत्रों में भेड़ पालकों के लिए विशेषकर जो इन सब व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, उनकी सहायता के लिए, ताकि वो अपनी ऊन को इन केंद्रों में ले आके उसकी प्रोसेसिंग करके उसको साफ़ सुथरा करके अपने जो ऊनी परिधान है तैयार कर सके। तो ये भी हम सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जी, प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया है और जो लाभार्थी है वो संतुष्ट भी हो गया है। मार्केटिंग मेन है, मार्केटिंग में किस तरीके से बोर्ड कार्य कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जायज़ प्रश्न है ये, क्योंकि किसी भी इकाई का निरंतरता और उसमें रोज़गार की निरंतरता अगर सुनिश्चित की जानी है, तो उसके द्वारा उत्पादित किया गया जो भी उत्पाद है, अगर वो बिकता रहे तो ही ये दोनों चीज़ें निरंतरता बनी रहेगी। तो उसके लिए भी बोर्ड अपने माध्यम से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 9 बिक्री केंद्र स्थापित किए गए हैं जिलों में, तो उनके माध्यम से इन उत्पादों की बिक्री भी करता है। इसके साथ साथ यदि, क्योंकि प्रदेश सरकार के विभिन्न संस्थाएं हैं, अपने प्रदेश सरकार के विभाग हैं, उन्हें भी कुछ प्रोडक्ट्स की आवश्यकता रहती है। कहीं फर्नीचर की आवश्यकता रहती है, कहीं किसी तरह की वर्दी की आवश्यकता रहती है, लिवरीज की डिमांड रहती है, कहीं प्रिंटिंग की डिमांड रहती है। तो हम इन उद्यमियों द्वारा स्थापित इकाइयों के माध्यम से ही ये प्रोडक्ट या सेवाएं उन विभागों को प्रदान करते हैं, जिससे जो भी आय होती है वो उन इकाइयों के उद्यमियों को प्राप्त हो रही है। तो हम उनके मार्केटिंग या सेल्स का भी ध्यान रख रहे, हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, ताकि ये इकाइयां निरंतर चलती रहें और रोजगार सृजित होते रहें। जी, खादी एवं ग्राम उद्योग शब्द जुड़ जाता है तो सहज ही ध्यान इस ओर चला जाता है कि ग्रामीण सेक्टर की ओर ही ज़्यादा इसका रुझान होगा बोर्ड का, लेकिन हमें ये भी समझने में आया है कि शहरी क्षेत्रों में भी इसका रुझान है। ज़रा शहरी क्षेत्रों के प्रति भी रुझान का थोड़ा बताएं, ताकि शहरी क्षेत्र के लोग भी बोर्ड के प्रयासों का लाभ उठा सके। बिल्कुल, पहले हिमाचल प्रदेश खादी ग्रामोद्योग का गठन ही वैसे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही किया गया था, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित हो सके और साथ साथ
ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण हो सके, छोटी छोटी इकाइयां लग सके, घर बैठे लोगों घर द्वार पे रोजगार के अवसर सृजित हो सके। लेकिन हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें अब शहरी क्षेत्रों में भी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यान्वित कर रहा है इस योजना को, जिसमें जिस तरह के ग्रामीण क्षेत्रों में इकाइयां स्थापित करने के लिए, तो उसी तरह से शहरी क्षेत्रों में भी अब कर सकता है। तो जो भी उद्यमी है जिसके पास कोई आइडिया है, जैसे मैंने अभी कहा कि इसमें बहुत सी गतिविधियां हैं जो की जा सकती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आ सकते हैं, सर्विस सेक्टर में भी आ सकते हैं। आप किसी ने साइबर कैफे स्थापित करना है, किसी ने फ्लोर मिल लगाना है, किसी ने बी कीपिंग का कार्य करना है, किसी ने वुडन फर्नीचर का कार्य करना है, कोई कारीगर या स्पिनर या वीवर्स है जो स्पिनिंग और वीविंग जानता है, उसने शॉल मेकिंग है, पट्टू का कार्यक्रम बनाना है, टोपी है, कैप है, कितने परिधान है हिमाचल के जो अपने उनसे संबंधित जो भी कार्य करना चाहता है या इकाई स्थापित करना चाहता है, तो उसके लिए वो आगे आ सकते हैं। उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहें। दर्शकों, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड लगातार प्रयास कर रहा है, स्वरोजगार के अवसरों को उपलब्ध करवा रहा है। इसी के तहत हम ये भी चाहते हैं कि दर्शकों तक इसका लाभ लगातार पहुंचे। तो क्या कोई शिविर या इस तरीके की जागरूकता का प्रावधान भी बोर्ड द्वारा किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड समय समय पर जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और राज्य स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित करता रहता है। और इसके अतिरिक्त हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी लोगों से आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं कि वो इस योजना का लाभ उठाएं जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, आयोग या जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। तो ये प्रयास हमेशा निरंतर है और ये चलता रहेगा इसमें, क्योंकि जितने लोगों में जागरूकता बढ़ेगी उतना ही अच्छा सक्सेस रेट रहेगा इस योजना। जी, बोर्ड का एक महत्वपूर्ण ध्येय है, जी हाँ, ये निवेश उस हिसाब से करता है और लोगों को लाभ ज़्यादा पहुंचा जा रहा है। ज़रा इस ओर भी, ताकि हमारे दर्शक ज़रूर इसके प्रति लाभान्वित हो सके, इनके लाभों को सृजित कर सके और उम्दा अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सके। इसके तहत मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के आप जो भी कार्यालय हैं, उनके कार्यालयों में जाकर लोग अपने आइडियाज़ को बताएं, क्योंकि जैसे स्टार्टअप वगैरह स्कीम्स आई हुई हैं, कुछ तो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ है जो करनी होती है, क्योंकि आज नौजवान बच्चे हैं जो बाहर पढ़े हैं, अच्छी एजुकेशन ली है, उनके पास एक अपने आइडियाज़ होते हैं, तो वो अपने आइडियाज़ लेके आएँ कि हमारे पास ये आइडियाज़ हैं, हम इसमें काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमेशा ही खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तत्पर रहेगा और उनकी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर उसे कार्यान्वित करने के लिए कार्यरत रहेगा। ये तो एक विशेष कर है। जहाँ तक, हाँ जी संजीव जी, जहाँ तक मेरा और प्रश्न ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं और पिछड़ा वर्ग वो भी इसके लिए आगे आएँ, हिमाचल प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं को और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ ले सके। जी हाँ दर्शकों, ये खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं, आप इसका लाभ ज़रूर उठाएं। जागरूकता के तहत ये प्रयास दूरदर्शन की ओर से भी किया जा रहा है। समय सीमा समाप्त हो चली है। फिलहाल इतना बड़ा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं, समय सीमा समाप्त हो रही है। संजीव जस्टा जी, कार्यक्रम में आप आए, हमारे दर्शकों को इतनी उम्दा जानकारी आपने दी और हम दर्शकों की ओर से भी और दूरदर्शन की ओर से भी आपका बहुत बहुत आभार और व्यक्त करना चाहेंगे। दर्शकों, जनवाणी कार्यक्रम में आज बस इतना ही, इस अंक में इतना ही। फिलहाल दूरदर्शन की लगातार कोशिश रहेगी आप तक बेहतरीन कार्य पहुंचाने की। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।